नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। आज हमारे साथ हैं रामनगर क्षेत्र की समाज सेविका जो चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरी हैं आज। और स्वागत है मैडम आपका उत्तराखंड की आवाज़ में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैडम क्या-क्या मुद्दे आपके रहेंगे? आप चुनाव में उतरी हैं, निर्दलीय तौर पर उतरी हैं और महिला हैं, क्या कहती हैं थोड़ा बताएँ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो भी लोग कह रहे हैं, मेरे को एक क्षण के लिए भी, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने तो मेरी यात्रा देखी है, कोई पूर्व नियोजित ये डिसीजन नहीं था। लेकिन जब से डिसीजन लिया है, एक दिन भी मेरे को ये शोभ नहीं हुआ है कि कहीं मैंने जल्दबाजी या गलती में तो ये निर्णय नहीं ले लिया। और आज तक मैं चुनाव से इसलिए भी बचती थी क्योंकि मुझे भी लगता था जो एक आम सेंटिमेंट है कि नशे का प्रचार प्रसार के बगैर तो आप चुनाव लड़ ही नहीं सकते, मुर्गा शराब आपको ये सब बांटना पड़ता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि विकल्प मिलते ही आप स्वयं देख रहे हैं कि जिस तरीके का एक समर्थन मिल रहा है, ये भी बताता है कि पिछले 15-20 दिनों में हमने यात्रा शुरू करी और हम कहाँ पहुँचे हैं। जिसके लिए कुछ किया है वो भी अब इस वक्त मेरा कार्यकर्ता बन के हमारे साथ मैदान में है। इससे ये भी पता चलता है कि कितना बड़ा एक पॉलिटिकल वैक्यूम था रामनगर में, और जिसको कवर करने की मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ। रामनगर में इससे पहले आप नहीं दिखाई दी और सेलेक्टिव मोडों में ही आप रामनगर में दिखाई दी हैं। ये विपक्षियों का आरोप है आपके ऊपर, क्या कहते हैं? आरोप भी आधा लगा रहे हैं, पूरा आरोप लगा देते हैं। हाँ, बिल्कुल रामनगर में पूरी तरह से नहीं दिखाई दी क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र पूरा कुमाऊँ गढ़वाल रहा है। मेडिकल एम्स का जो कैंप है मैंने रानीखेत में लगाया, हल्द्वानी में लगाया, मुनस्यारी में लगाया। मुंबई से जब ट्रेन चलाई तो उसमें रामनगर ही के लोग नहीं, पूरे उत्तराखंड के लोग थे। तो मेरा मुझे लगता है ये तो नेताओं के काम होते हैं कि सिर्फ एक क्षेत्र पकड़ लेते हैं। अगर रामनगर की बात करूँ तो चुकुम तक तो राशन जाएगा, लेकिन कुनखेत के लिए कह देते अल्मोड़ा से आएगा। समाज सेवी का कार्य का दायरा बड़ा होता है, लेकिन बदलाव की शुरुआत करनी है। हालत तो पूरी उत्तराखंड देवभूमि की खराब है, बड़े बड़े आंदोलनों से जुड़ी रही हूँ, उनके लोग यहाँ मुझे समर्थन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि विधानसभा की अपने क्षेत्र की गरिमा होती है, इसलिए रामनगर को चुना है। लेकिन सेलेक्टिव मोड तो नहीं, मेरे परिवार का ही नहीं, शुरुआत रामनगर से हुई। वत्सल का हेड ऑफिस रामनगर में है। कल का जो ऑर्डर आया है सुंदरखाल का, वो याचिका कोई मैंने परसों तो नहीं डाली। उनकी लड़ाई में वर्षों से साथ रही हूँ, वन ग्रामों में वर्षों से काम करती आई हूँ। और कोविड केयर सेंटर रामनगर का जून में जब आया, बस ये था कि आज तक इन कामों को दिखाया नहीं, क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि समाज सेवा कर रही थी तो लो प्रोफाइल रह के काम करती थी। पासीवाल मैडम सरकार भी और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं अभी वो कहते हैं हमने ये सारे काम किए, सरकार सारे काम कर रही है और आप कह रही हैं कि हमने ये काम किए। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा देखिए, समझाएंगे? गुस्सा यही आया था मुझे जून से, क्योंकि रामनगर में जो 10 स्कूल मैंने अडॉप्ट किए थे, अडॉप्ट तो एक बड़ा वैसे गंदा शब्द है, स्कूल को कोई अडॉप्ट कर सके किसी की इतनी हैसियत नहीं होती, लेकिन 100 से कम संख्या के बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ लाइब्रेरी का निर्माण आप जाके देख सकते हैं मोहान में। और क्षेत्र देखकर नहीं करती थी, जहाँ ज़रूरत होती थी वहाँ काम करती थी। गुस्सा तभी आया जब कोविड केयर सेंटर की लड़ाई मैंने और अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली जी ने लड़ी, और अगले दिन मैंने देखा यहाँ के नेता क्रेडिट लेने कूद पड़े। मैं तो चैलेंज करके कहती हूँ, आइए मुझसे बातें कर लीजिए, दस्तावेजों पर बात करते हैं। कल मेरा जो लाइव था वो रामनगर रोडवेज बस अड्डे पर था। अब आप नोट कंपेयर करिए, ये लोग सुंदरखाल में थोड़ा राशन बांट के अपने आप को नेता बता रहे हैं। याचिका पर तो नाम लिखा हुआ है ना याचिकाकर्ता का, जो कल सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है उसमें तो मेरा नाम लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को तो मैं नहीं कह रही हूँ कि रात को नाम बदल दीजिए। सुंदरखाल की लड़ाई किसने लड़ी, यहाँ के कोविड केयर सेंटर की लड़ाई किसने लड़ी, और ये जो फैसले आए हैं ये तो कोर्ट के दस्तावेजों में नाम लिखा गया है। तो क्रेडिट लेने की लड़ाई और गंदी राजनीति जरूर रामनगर के नेता आज तक करते रहे हैं। इसके पीछे एक कारण भी है। कुछ दिन पहले जब मैं वत्सल चौपाल का कार्यक्रम करा रही थी, तो जिला पंचायत सदस्य एक मिले और कहने लगे कि कानिया में स्टेडियम बन चुका है। तो मैंने कहा, आप ये सामने बैठी जनता जो है शायद आपसे सवाल ना पूछे, ये कानिया का स्टेडियम इतनी बार शिलान्यास हो चुका है, आज भी अपूर्ण है। फिर मैंने कहा, जो 1 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित हुई थी विधायक को, वो कहाँ गई कोविड में? तो बोले उससे तो ऑक्सीजन प्लांट बना है। शायद उनको पता नहीं था कि सामने बैठी महिला को पता है वो तो खनन न्यास से बना है। तो जानकारी का अभाव जो रहा है, और उसमें मैं इतनी कमी ज़रूर मानती हूँ कि मैं एक समाज सेविका के तौर पर मैंने कभी भी अपने काम का क्रेडिट नहीं लिया। और वही चीज़ का फ़ायदा, क्योंकि जब सुंदरकाल का स्टे ऑर्डर आया था तब भी हमारे नेताओं ने, बल्कि मजाक का ये लोग पात्र बने थे, क्योंकि जब मैं लॉयर से मिली थी दिल्ली में तो उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ के साथ तक फोटो खींच के ले गए कि ऑर्डर तो हम लोग लेकर आए हैं। बाकी कोर्ट के दस्तावेज सामने हैं, उसमें नाम लिखा हुआ है स्पष्ट। बीजेपी परिवार में आपकी अच्छी पैठ मानी जाती है। निशंक जी लगातार आपके परिवार में आते हैं। कई बड़े नेता आपके परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में रामनगर को लेकर आपने क्या कभी विकास की बातें इन लोगों से नहीं की या कुछ किया हो? कोई दस्तावेज आप हमारे दर्शकों को बता सकें या दिखा सकें? देखिए, संबंध एक चीज़ है, बीजेपी तो मेरे परिवार से यानी कि मेरे मायके से रहे हैं। अगर मैं ससुराल की बात करूँ तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी को के पालन पोषण में हमारे परिवार का, जो मेरे हस्बैंड के नाना जी थे, वो उनके गुरु रहे हैं। पीएचडी पंजाब के पहले पीएचडी प्रोफेसर थे।
और टीम अन्ना को भी उत्तराखंड में मैं लाई थी, तो वो निजी संबंध थे। लड़ाई की जहाँ तक बात है, जब रामनगर में पाटकोट में एक मेडिकल कैंप लगाया था तो तत्कालीन परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री बंशीधर भगत जी को बुलाया था, और जानबूझकर बुलाया था क्योंकि तब पाटकोट की रोड नहीं थी। जब वो पाटकोट में उतरे तो उन्होंने कहा, अरे मेरी कमर का तुमने हाल बेहाल कर दिया। मैंने कहा, अब जब परिवहन मंत्री हैं तो सड़क की घोषणा करवा दीजिए और पीएचसी का उच्चीकरण। बात वही है कि क्रेडिट नहीं लिया, कभी फोटो में अपने नाम से छाप कर ये नहीं बताया कि ये काम मैंने किया है। अपनी तरह से कोशिश करती रही हूँ। रही बात बीजेपी के नेताओं की, तो उनका चरित्र मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का व्हाट्सएप है। ट्रेन के लिए इनसे ही नहीं, नड्डा जी से लेकर तमाम नेताओं से मैंने उस वक्त ये रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की कि उत्तराखंड के लोगों के लिए ट्रेन चलवाइए। हमारे पांचों सांसदों से भी करी, विधायकों से भी ले लिखी, लेकिन उस वक्त, क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ, आप जानते हैं, लेकिन व्यक्तित्व की अगर बात करूँ, इकलौती डॉक्टर इंदिरा हृदय जी थी जिन्होंने ये कहा कि मेरे क्षेत्र के लोग भी मुंबई में फंसे हैं, जब वो बैठकर वहां से ट्रेन की बात कर सकती है, तो उन्होंने ज़रूर कुछ अधिकारियों से बात की थी, लेकिन अंततः कोर्ट क्यों जाना पड़ा। मैडम एक बात सुनिए, आप कहते हैं कि ट्रेन हमने चलाई, ये आप पर आरोप हैं कि ये लोग कहते हैं कि सरकार के बगैर पॉसिबल था ट्रेन चलाना। याचिका क्या होती है? बनाम सरकार क्या होता है? श्वेता माशीवाल बनाम उत्तराखंड सरकार। तो किससे लड़ रहे हैं आप? सरकारी से तो लड़ रहे हैं। सरकार के तो हाथ में था ट्रेन चलाना, याचिका क्यों लगानी पड़ी? अगर ट्रेन ये खुद ही चला रहे थे तो याचिका की जरूरत कहाँ पड़ी? और ये रामनगर के जो ये नेता अफवाह फैला रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है दरअसल। आप एक बात बताइए, जब हाईकोर्ट के जो जज हैं, जो पढ़े लिखे जज हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो पढ़े लिखे जज हैं, अगर सरकार ट्रेन दे रही होती तो क्या वो ये नहीं कहते थे इस पे ऑलरेडी सरकार काम कर रही है, आपको याचिका लगाने की क्या जरूरत है? ऐसे भी मामले आते हैं जब ये लोग इस तरह की याचिका डालते हैं। याचिका के आदेश दुनिया ने पढ़े थे, और याचिका के आदेश के बाद ट्रेन चलाई गई थी। और मैं आपको बता दूं, वो ट्रेन महाराष्ट्र सरकार ने चलाई थी। उत्तराखंड सरकार से सिर्फ एनओसी, जो उस समय कोविड का एक प्रोटोकॉल था कि स्टेट को, होम स्टेट से एनओसी की जरूरत पड़ती थी, और उस समय मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके जितने भी सहयोगी थे सबने झूठ बोला। अंततः मैंने कोर्ट पे मुंबई के, महाराष्ट्र के ब्यूरोक्रेट्स की चिट्ठियां दिखाई कि ये लोग चिट्ठी लिख रहे हैं लेकिन उत्तराखंड एनओसी नहीं दे रहा है। वो हस्तक्षेप याचिका थी, और याचिका के ऑर्डर के बाद ही ट्रेन चलाई गई। उससे पहले आप मिले इन नेताओं से, सभी से मैंने याचिका आपको डालने की मैंने कोशिश आपको कर। खुद दिखाया है, त्रिवेंद्र जी का मैसेज तो ये रहा। नड्डा जी से भी मैंने बात करी, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इनसे बात करने की कोशिश करी, लेकिन सब जानते हैं कि जो अभिमान पूर्व मुख्यमंत्री जी में था, आज क्यों गायब है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भाजपा के कैंपेन से? आज सिर्फ पुष्कर धामी जी का चेहरा वहां क्यों है? ये खुद जानते हैं, 4 साल इनको जो काम करना था इन्होंने किया, आखिरी के 6 महीने में लाए। आप मुझे किसी भी प्रचार में इनका त्रिवेंद्र जी या फिर तीरथ जी का चित्र दिखा दीजिए। ये खुद ही बता रहे हैं कि इनके मुख्यमंत्री जो है अयोग्य थे। रामनगर में किस तरीके का, क्योंकि आप एक आरोप और इन लोगों का है कि कॉन्क्लेव जो आपने यहाँ पर कार्यक्रम रखा, वो भी एक पूरा षड्यंत्र था, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना था। देखिए, मैंने ये तो ज़रूर कह दिया था कि जब ये समाज सेवी का काम नहीं होता, ट्रेन भी चलाए, कोविड केयर सेंटर भी खोले और तमाम तरह की चीज़ें करे, या नशे के खिलाफ याचिका डाले, ये समाज सेवी के कार्य क्षेत्र से बहुत बाहर की चीज़ें हैं। ये सब पढ़ा लिखा वर्ग समझता है। अब तो ग्रामीण भी जो बाहर की दुनिया कम देखी है, वो भी समझने लगे हैं। लेकिन जब कॉन्क्लेव कराया, ये तो उसमें तय कर दिया था मैंने कि राजनीतिक हस्तक्षेप तो करूंगी, क्योंकि विधायक कुछ भी ना करे, प्रेशर ग्रुप बनाना मेरी एक कार्य प्रणाली रही है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वत्सल फाउंडेशन पूरी तरह से मैं अपने पैसों से चलाती हूँ। लेकिन मैं वहां पर व्यक्ति को याचक नहीं बनाती हूँ, मैं उनके अधिकार दिलवाती हूँ। सोनू सूद जी की तो बात सबने कही, मैंने 55 लोगों को एयरलिफ्ट खुद करवाया था मुंबई से, मेरे पास आज भी टिकट मौजूद है। लेकिन मैंने उसकी चर्चा कभी नहीं करी। एक दो उसमें प्रेग्नेंट थी महिलाएं, कुछ बुजुर्ग थे जिनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन में डालने का रिस्क मैं नहीं ले सकती थी। लेकिन अगर इतने लोगों के लिए ट्रेन चलानी है तो वो सरकार का काम था। उसी तरह से मैंने कहा, जो सरकार के लोग चुनकर जाते हैं इनके लिए एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा। मेरा वीडियो मैं जारी करूंगी। जब मैंने रंजीत रावत जी से सवाल पूछा था कि आप इस मंच से खुला ऐलान कर दीजिए कि आप नशे का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, मैं आपके समर्थन में उतर जाऊंगी, क्योंकि मैं याचिकाकर्ता पहले हूँ। आप जानते हैं उस कार्यक्रम का पूर्ण बहिष्कार भाजपा ने किया, क्योंकि उनको पता है ये लड़की सवाल पूछती है। ऊपर से उन्होंने कहा कांग्रेस ने कार्यक्रम हाईजैक करा लिया था। आप इसी इंटरव्यू में कह रहे हैं मेरे पारिवारिक संबंध हैं, तो अधिकार तो भाजपा का बनता था। मेरे वत्सल फाउंडेशन की शुरुआत का पहला दिया मैंने अपने संस्कारों से प्रेरित होकर उस वक्त के जो विधायक थे, जो अब भी विधायक हैं, उनसे दिया जलवा के करवाया था। तो मेरे दिल में तो कोई रोष नहीं था। मेरी उस आदर्श दुनिया में तो एक सामाजिक संस्था छोटा मोटा काम करती है, विधायक जी जो काम करते होंगे हम उसमें सपोर्ट देंगे, विधायक किसी के भी बने। लेकिन कार्य आप खुद ही देख रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं, कितना रोष है लोगों में। तो कॉन्क्लेव जब करवाया था तब मेरे को ये था कि राजनीतिक हस्तक्षेप करूंगी, और अगर कोई सही कैंडिडेट दिखा तो उसको समर्थन भी दूंगी, और उसके बाद प्रेशर ग्रुप की तर्ज पर काम करूंगी। कॉन्क्लेव में क्या हुआ दुनिया ने देखा। आपके कैंडिडेट तो आए और बिगर बोले कुछ खामोशी से चले गए, और बाकी नेता वहाँ आए नहीं। उसके बाद मैंने चौपाल लगानी शुरू करी।
आप खुद जानते हैं मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ, इतनी समझ तो मैं भी रखती हूँ कि अगर चुनाव लड़ना होता तो 6 महीने पहले रामनगर से ही काम करना शुरू करती। ये कॉन्क्लेव क्यों लगाती मैं लोगों को जाकर अपने काम दिखाती मैंने क्या किए हैं। उसके बाद मैंने चौपाल लगाई। चौपालों में मुझे समस्याओं के साथ साथ संभावनाएं दिखी, क्योंकि तो चौपाल वत्सल चौपाल मैंने लगाई। और देखिए, समाज सेवी के तौर पर मुझे जहाँ भी जाती थी सम्मान मिलता था। ये जितने नेता आज यहाँ पर मैदान में है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के वीडियो जहाँ वो तारीफ कर रहे हैं, जो बाकी प्रत्याशी हैं ये भी तारीफ करते नजर आते थे, भाजपा के नेता खुद लोकल के उनके वीडियोस आपको दिखा दूंगी। तो कल तक श्वेता माशीवाल बड़ी अच्छी थी क्योंकि एक समाज सेवी थी, लेकिन उसके बाद इनकी जमात में बैठने की क्यों सोची, क्योंकि मुझे रामनगर में दिखी बहुत सारी संभावनाएं। जो मेरे घोषणा पत्र में, मेरा घोषणा पत्र एक दीजिए, इतनी संभावनाएं रामनगर में है कि एक युवा, एक शिक्षित महिला होने के नाते जो कार्य करती आई है, मुझे बड़ा मन में आया कि ये देखिए, ये कोई गाय पे निबंध नहीं लिखा है मैंने, ये घोषणा पत्र है जो साफ कहता है कि ये संभावनाओं से भरा घोषणा पत्र है। 10 करोड़ की जहां जिप्सी बुक हो जाती हो वहां बाजार तक पर्यटक क्यों नहीं पहुंच पाता। छोटी सी बातें हैं ये, आज तक 22 सालों में किसी का ध्यान नहीं गया। स्वास्थ्य सेवाएं की बात करूं तो कितना मुश्किल है विधायक निधि से एक ऐसी एम्बुलेंस लाना जो गर्भवती महिला को अल्ट्रासाउंड की सुविधा घर पर दे, किसी की हड्डी टूटी हो तो एक्सरे घर पर दे, किसी बुजुर्ग को ईसीजी घर पर दे। तो छोटी छोटी बातें हैं, मेरे सीमित दायरे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, काम वत्सल का इतना बढ़ गया था कि पूरे कुमाऊं गढ़वाल में बात थी। और रामनगर ही की नहीं, देखिए उत्तराखंड में इस वक्त प्रत्येक व्यक्ति 74,000 प्रति व्यक्ति कर्ज में है। आप जानते हैं कई आंदोलनों को मैंने उठाया हुआ है, सरकारों के खिलाफ तो नहीं कहूँगी लेकिन लोगों के हक में। तो शुरुआत रामनगर से कर रही हूँ। चुनाव लड़ना कोई पूर्व नियोजित नहीं था, लेकिन ये नेताओं की नाकामी ही है कि आज समाज सेवियों को खुद इस मैदान में उतरना पड़ रहा है। मेरा सवाल आपने जवाब भी दे दिया। ये फिर दोबारा से है कि आप समाज सेविका थी और वत्सल फाउंडेशन द्वारा आप लोगों की मदद भी कर रही थी लगातार, तो ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि आप राजनीति में कूदी हैं? देखिए, समाज सेवी थी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। आज तक सुंदरखाल के विस्थापन की भी कोई, यहाँ रामनगर में रहकर बड़े बड़े राजनीतिज्ञ आकर चले गए और हम ये कर देंगे वो कर देंगे कह रहे हैं, जितने भी तमाम हमारे प्रत्याशी मैदान में, ये भी तो रामनगर रह रहे हैं। मुझ पे तो आरोप है मैं रामनगर नहीं थी, मैं तो पूरे कुमाऊं गढ़वाल में थी। इनका फोकस तो रामनगर ही था। इन्होंने सुंदरखाल के लिए ये आदेश क्यों नहीं लेकर आ पाए? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तो सबके लिए खुले थे। इनको क्रेडिट लेना तो आता है पर काम करना नहीं आता। राजनीति में उतरने का साफ साफ कारण ये है कि ये तमाम नेता जो आए, इनकी पृष्ठभूमि आप चेक करिए, ये जनता के ही हक का पैसा खाकर राजनीति करते हैं। और रही बात मेरी 12 वर्षों से जितने मुझ पे आरोप लगाते हैं, जरा वत्सल की छानबीन कर लें। अपने पैसों से समाज सेवा करना ये कोई आसान बात नहीं होती है। दूसरा जो आप आरोप कह रहे हैं कि मैं बाहर से आई हूँ और ये तमाम चीज़ें, दुर्भाग्य से मेरे भाई इस दुनिया में नहीं रहे। रामनगर में मैं रही हूँ और जब मैं रामनगर नहीं भी होती हूँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम चालू रहता है। लोगों का तो आज शुरू हुआ, मेरा तो 8 साल से है। मुंबई से जब ट्रेन चलवा रही थी तो किसी और प्रांत के लिए तो नहीं चलवा रही थी, उत्तराखंड के लिए ही चलवा रही थी। तो राजनीतिक निष्क्रियता का ये जो गंदा रूप आया है, खास तौर से पिछले 5 सालों में, और संपत्तियां किसकी बढ़ी है, ये तो विधायक जी स्वयं घोषित कर रहे हैं कि 5 साल में मेरी 4 गुना संपत्ति बढ़ी है। कोरोना में परिवारों की कमर टूट गई। ऐसा कौन सा व्यवसाय है विधायक जी का जो कह रहे जमीनों के रेट बढ़ गए? तो ये तो आप रामनगर में रहते हैं, बेहतर जानते हैं। 4 गुना रेट तो नहीं बढ़े हैं, बल्कि कोविड में तो रेट डाउन आए हैं। किस तरीके से आप एक महिला हैं और किस तरीके से पहली बार आप चुनाव में कूदी हैं, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है, लोगों के जन समर्थन कैसा मिल रहा है, थोड़ा बताएं। रिस्पांस ज़बरदस्त मिल रहा है। आज तक मैं इसलिए नहीं कूदती थी क्योंकि मुझे भी लगता था उत्तराखंड में नशा ज़रूरी है, लेकिन आज आपने देखा पाटकोट में हमारी ही महिलाओं ने वो एक स्कूटी पकड़ी है जिसमें कच्ची शराब देकर दी जा रही थी। क्योंकि देखिए, आज तक ये होता था, जनता को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। 10% शहर के लोग राजनीति वाले माहौल बनाते थे। जनता तो कभी भी नेताओं से खुश नहीं रही। कई जगहों से तो नेताओं को भगाया जा रहा है, ये आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे तो लोग, आप मेरे जनसंपर्क की तस्वीरें देखिए, इतने प्यार से कौन से और प्रत्याशी से पूरे गाँव में लोग मिल रहे हैं। बाकी रही बात लोगों के रिस्पॉन्स की, जनता, आम जनता का रिस्पॉन्स तो है ही, नाम नहीं लूंगी, लेकिन कई सारे ऐसे लोग जो झंडा उठाए फिर रहे, कहते हैं नौकरी है, हाथ बंधे हैं, वो भी ये कहते हैं वोट तो बहन तुमको ही मिलेगा। क्या लगता है इस बार रामनगर में? देखिए, रामनगर में क्योंकि मैं एक राजनीतिक परिवार से आती हूँ और जनता को मैं फॉर ग्रांटेड कभी नहीं लेती, लेकिन ये तय है कि जनता 13 तारीख की रात को बैठकर अगर मंथन करेगी और ये देखेगी कि कौन हक में लड़ाई लड़ सकता है। देखिए, विधायक का काम ये होता है कि वो लड़ाई लड़े अपने क्षेत्र के लिए। तो बगैर पद में रहकर अगर इतनी लड़ाई लड़ सकती हूँ, तो पद में आकर रामनगर का क्या हाल करूँगी, क्या उसकी दशा जो है सुधार दूंगी। ये 3 पेज का मैनिफेस्टो है मेरा। भाजपा का तो शायद अभी उत्तराखंड का ही मैनिफेस्टो घोषित नहीं हुआ है। कांग्रेस वालों आज हुआ है 3 दिन पहले। तो हमारे तो जो बेचारे विधायक जी वो वेट कर रहे थे, ऊपर से आए हाईकमान से, तो मैं कुछ बोलूँ। अब वो आएगा 3 दिन में, वो उसको पढ़ेंगे। हालांकि अलग बात है, उनको कंप्यूटर और कंपाउंडर का भी अंतर नहीं पता। आज अचानक से विधायक जी कह रहे हैं स्वास्थ्य सुधारूंगा। उनको कोई याद दिलाइए कि 10 साल से विधायक वही थे,
2 बार के टर्म के रह चुके हैं। तो आज क्यों लग रहा है स्वास्थ्य सुधारे जाने की आवश्यकता है? अब बात सीधी सी है, पीपीपी मोड पे जब अस्पताल दिया जा रहा था, सब जानते हैं विधायक जी उसके विरोध में थे, लेकिन इसलिए नहीं बात कर सकते थे क्योंकि उनकी पार्टी का प्रेशर उनके ऊपर था। वही विधायक जी वहाँ बैठकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मेरा तो खुद इलाज यहाँ नहीं होता। तो विधायक जी के खिलाफ तो जो एंटी इनकम्बेंसी है वो है ही है, बल्कि लोग जो नेशनल सेंटिमेंट में बीजेपी से जुड़े हैं वो भी उनके साथ नहीं है। रही बात बाकी 2 प्रत्याशियों की, कांग्रेस के महेंद्र पाल जी यहाँ से सांसद रहे हैं, कोई एक बोर्ड आप रामनगर में दिखा दीजिए जो उनका लगा हो सांसद जब उनके कार्य क्षेत्र का। और उनको तो पीलू मदारा को पीलू मदारा कह रहे थे। मैं चैलेंज कहती हूँ सारे गाँव के नाम लेकर भी वो दिखा दे, नहीं ले पाएंगे। तीसरे जो आए हैं वो कल तक उसी कांग्रेस के समर्थन में थे, आज खुद को टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस बुरी हो गई। तो वहीं से पता चलता है अपने राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ खुली डिबेट करवाइए आप, वहीं पर दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन रामनगर इस बार जो बदलाव चाह रहा है वो 10 मार्च को आपको और मुझे दिखेगा। तो अभी हमारे साथी श्वेता मासीवाल जी, जिन्होंने कहा है कि 10 मार्च को रामनगर में बदलाव दिखेगा और जनता परिवर्तन का मूड बना चुकी है। अपने साथी अमित बेलवाल के साथ उत्तराखंड की आवाज़ के लिए कैलाश सुयाल की रिपोर्ट।